And we are not happy with China. We are not happy with that whole situation. नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। दुनिया ने 2 विश्व युद्ध देखे हैं और उनसे सबक लेकर शांति की ओर कदम बढ़ाया है, पर विस्तारवादी चीन उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। कोरोना काल में उसने भारत, जापान, रूस, भूटान, नेपाल, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताइवान समेत दक्षिणी चीन सागर के कई द्वीपों पर अपना अवैध दावा किया है। दुनिया के देश शांति चाहते हैं, पर क्या चीन चाहता है वर्ल्ड वॉर 3? दुनिया का सबसे बड़ा भूमाफिया चीन क्या जंग चाहता है? But there and then, we got hit by the virus that came from China. China's secrecy, deceptions, and cover-up allowed it to spread all over the world. 189 countries. And China must be held fully accountable. दूसरे देशों की जमीन हड़पने के चक्कर में आग से खेल रहा है ड्रैगन। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। गलवान में डरा तो भूटान में भारत से उलझने की साजिश रच रहा है चीन। एक प्रकार की जान सोची समझी साजिश है ये भूटान के ऊपर प्रेशर डालना, ये भारत के ऊपर इनडायरेक्टली प्रेशर डालना है। व्लादिवोस्तोक शहर को लेकर छिड़ सकता है रूस और चीन में युद्ध। सेनकाकू द्वीप पर आमने सामने आई चीन और जापान की नौसेना। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन में बढ़ रहा है टकराव। अमेरिका चीन के खिलाफ बड़ी चालें चल रहा है। इससे आने वाले दिनों में नफरत बढ़ सकती है और युद्ध का खतरा पैदा हो सकता है। कई देशों को काफी नुकसान होगा। पड़ोसी देशों की जमीन हड़प कर चीन ने जिस पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का अवैध साम्राज्य खड़ा किया है, अब उसके दिन लदने वाले हैं। कोरोना महामारी फैलाकर चीन जिस तरह से दूसरे देशों की जमीन पर डाका डालना चाहता है, उसके खिलाफ दुनिया के तमाम मुल्क एक हो रहे हैं। ऐसे में एक छोटी सी चिंगारी कहीं वर्ल्ड वॉर 3 का शंखनाद न कर दे। आर्थिक जंग, कूटनीतिक जंग, ट्रेड वॉर जंग, ट्रेड जंग और जंग मिलिट्री फील्ड में, मिलिट्री डोमेन में जहां आर्म फोर्सेस लड़ते हों, तो मुझे लगता है कि चीन इस समय समर्थ नहीं है कि वो मिलिट्री क्षेत्र में, मिलिट्री डोमेन में विश्व युद्ध कर सके, क्योंकि कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में पूरी तरह से घिर चुका है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी WHO हिंदुस्तान के सदस्य चेयरमैनशिप में पक्का होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और चीन के खिलाफ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आक्रोश पैदा हो रहा है, जिस तरह से इकोनॉमिक वॉर विश्व के देश धीरे धीरे हिंदुस्तान का अनुगमन करके, अनुसरण करके वो चीन पर आर्थिक जंग छेड़ रहे हैं, इससे चीन पूरी तरह से ग्रसित हो चुका है। तो मुझे लगता है कि चीन मौजूदा हालत में अपने इतने फ्रंट नहीं खोलेगा। सवाल उठना लाजमी है कि कोरोना काल में जब पूरी दुनिया में जिंदगी बचाने की जंग चल रही है, तब चीन जमीन के लिए क्यों बना रहा है तीसरे विश्व युद्ध का माहौल? क्यों भारत से लेकर रूस तक, नेपाल से लेकर जापान तक, भूटान से लेकर ताइवान तक,
किर्गिस्तान से लेकर कजाकिस्तान तक चीन ने अचानक से जमीन हथियाने का हथकंडा तेज कर दिया है। क्या ये सब ड्रैगन की सोची समझी साजिश का नतीजा है या फिर इसके पीछे है जिनपिंग का कोई सीक्रेट प्लान? सवाल ये भी है कि क्या कोरोना की आड़ में चीन सामरिक अड्डों पर कब्जा करना चाहता है? कोरोना का फायदा उठाकर क्या जिनपिंग नए विस्तारवाद का ताना बाना बुन रहे हैं? भारत के गलवान में पीछे हटने के पीछे क्या चीन की 1962 वाली रणनीति है? क्या लद्दाख में मुंह की खाने के बाद चीन भूटान में नया विवाद पैदा कर रहा है? क्या भारत को हथियार सप्लाई करने पर चीन रूस से पंगा ले रहा है? चीन की हरकतों की वजह से क्या तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो सकता है? जिनपिंग के पहले के चीनी शासक ताकत का प्रदर्शन नहीं करने की रणनीति अपनाते रहे, लेकिन जिनपिंग ने इस नीति को बदला। इसीलिए पिछले कुछ सालों में चीन के सभी पड़ोसी देशों के साथ संबंध खराब हुए हैं। कोरोना के बाद तो हालात यह है कि दशकों बाद भारत चीन बॉर्डर पर खून बहा। ऐसे में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से चीनी सैनिक पीछे जरूर हट रहे हैं, लेकिन भारत इसे अविश्वास के साथ देख रहा है। सुपर पावर बनने के चक्कर में क्या चीन वर्ल्ड वॉर करवाएगा? कम्युनिस्ट माओ की इच्छा पूरी करने के लिए क्या जिनपिंग तीसरे विश्व युद्ध की भूमिका तैयार कर रहे हैं? कोरोना के बहाने ड्रैगन क्या दुनिया पर कब्जे की रणनीति पर काम कर रहा है? सालों पहले चीनी शासक माओ ने विस्तारवाद का चीनी रोड मैप तैयार किया था। इसमें तिब्बत को हथेली, लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल को उसकी 5 उंगलियां बताया गया था। माओ की इस कुनीति पर ही चीन की कूटनीति टिकी है। इसी वजह से चीन ने अपने 14 पड़ोसी देशों में से 12 के साथ तो सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन भारत और भूटान के साथ वो सीमा विवाद को उलझाने की रणनीति पर काम करता रहा है। चीन के 14 देशों के साथ लैंड बॉर्डर्स हैं, बाकियों के साथ उसने रिजॉल्व कर लिए हैं। इंडिया के साथ वो रिजॉल्व नहीं कर रहा है या नहीं कर पा रहा या नहीं कर रहा, वो अब हमारी समझ पर है, क्योंकि आने वाले समय में हम चीन और इंडिया कंपीट करते हैं कई और, वेदर इकोनॉमिक है, मिलिट्री है, मतलब पावर प्रोजेक्शन नहीं कहूँगा, इन्फ्लुएंस इन द रीजन, उस पे तो उसमें चाइना ये चीज़ पे एक प्रेशर पॉइंट बनाए रखना चाहता है, जिसपे वो बार बार हमारे से जब जरूरत पड़े इस फ्लैग को रेस करेंगे। इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई। दुनिया ने आपका अदम्य साहस देखा है, जाना है, आपकी शौर्य गाथाएं घर घर में गूंज रही। माता की जय, भारत माता की जय। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेह दौरा गेम चेंजर था। चीन समझ गया कि अब लेने के देने पड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के 48 घंटे के भीतर घटनाक्रम तेजी से बदला। 5 जुलाई को चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत के आने से अजीत डोभाल से फोन पर बात की और इसके बाद गलवान घाटी के चीनी सैनिकों के वापस लौटने की खबर आने लगी। 2 महीनों के बाद गलवान से आई ये खबर सुकून देने वाली थी, लेकिन चीन का इतिहास इस बात की गवाही दे रहा है कि पीछे हटने में भी ड्रैगन की कोई नई चाल होती है। 1962 में ड्रैगन ऐसा कर चुका है। ये 15 जुलाई 1962 के अखबार की हेडलाइन है, जिसमें कहा गया है कि चीनी सैनिक गलवान पोस्ट से पीछे हटे। इतिहास का ये कड़वा सच है कि चीनी सैनिकों ने
जुलाई 1962 में गलवान से पीछे जाकर अक्टूबर 1962 में भारत पर हमला किया था और इस तरह भारत चीन युद्ध का आगाज हुआ था। लेकिन अगर इस बार चीन ने ऐसा किया तो वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज तय है। ये जो विश्वास टूटा है श्वेता जी, ये इसको जुड़ने के लिए 100 साल लगेंगे या 200 साल लगेंगे, मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन चाइना ने ट्रस्ट के मामले में बहुत बड़ा विश्वासघात किया। चीन के पीछे हटने के बावजूद भारतीय एयरफोर्स की टीम मुस्तैद है, क्योंकि चीन की बात में ना तो वजन है और ना ही वादों में विश्वास। इसी अविश्वास की वजह से पूरी दुनिया में चीन के खिलाफ युद्ध का माहौल बनता जा रहा है। अगर ये युद्ध छिड़ा तो तीसरे विश्व युद्ध का केंद्र इस बार पश्चिम नहीं बल्कि पूरब होगा। चाइना का माइंड पढ़ना इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, क्योंकि वो जो बोलता है वो करता नहीं है, जो करता है वो दिखाता नहीं है, और जो दिखाता है वो होता नहीं है। दैट्स अ फैक्ट। उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, और जब वो सोचते हैं तो आज से 100 साल के बाद की सोचते हैं, आज की नहीं सोचते। साजिशों की ईंट पर खड़ी है चीन की बुनियाद। दुनिया के लिए उसकी हर चाल एक पहेली है। एक पहेली सुलझती है, दूसरी पहेली सामने आ जाती है। अब देखिए, एक तरफ वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपनी सेना पीछे हटाने की बात करता है, दूसरी तरफ भारत के सबसे भरोसेमंद पड़ोसी भूटान में नई साजिश रच देता है। जिनपिंग की इन्हीं हरकतों की वजह से यह आशंका बार बार उठती है कि चीन विश्व शांति के लिए खतरा हो सकता है। विस्तारवादी ड्रैगन की दाल जब गलवान में नहीं गली तो उसने भूटान पर पंजा मारा है। चीन का दावा है कि पूर्वी भूटान का साक्तेंग वन्य जीव अभ्यारण्य उसका है, जबकि नक्शे पर नजर दौड़ाइए तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस इलाके का चीन से कोई लेना देना नहीं है। चीन की सीमा इस वन्य जीव अभ्यारण्य से कोसों दूर है। तो क्या भारत से भिड़ने के लिए चीन जानबूझकर नया विवाद पैदा कर रहा है? चीन का नया विवाद इशारों ही इशारों में भूटान को धमकी है। धमकी ये कि नेपाल की तरह चीन का साथ दो वरना युद्ध के लिए तैयार रहो। चीन की ये धमकी सीधे तौर पर भारत को चुनौती है, क्योंकि भारत और भूटान के बीच 1949 में एक संधि हुई थी। संधि के अनुसार भूटान अपने विदेश से जुड़े मामलों में भारत को शामिल करेगा। भूटान और चीन के बीच औपचारिक कूटनीतिक संबंध नहीं है, इसीलिए चीन और भूटान के बीच विवाद बढ़ता है तो भारत को दखल देना पड़ेगा ही। ठीक वैसे ही जैसे डोकलाम में भारत भूटान के साथ चट्टान की तरह खड़ा था। बहाना भूटान का है, लेकिन भूटान में जो है क्या चीन वहां रहने के बाद में उनको क्या मिलेगा? वहां खनिज पदार्थ तो है नहीं है, कोई बड़ी बड़ी संख्या भी नहीं है, क्षेत्र भी गड़बड़ है, तो उनका असली निशाना जो है वो है भारत। माने भूटान के मार्ग से भारत में आना उनका असली निशाना होगा बोमडिला नाम की जो जगह है तवांग के पास में, जहां तक चीनी सैनिक जो हैं 1962 में बोमडिला नाम की जगह तक आए थे। बोमडिला से वर्तमान चीनी जो सीमा है जहां भारतीय सैनिक बैठे हुए हैं वो तकरीबन 125 किलोमीटर आगे है। तो ये जो इलाका अगर उन्होंने ले लिया, अगर बोमडिला को कब्जे में कर लेंगे तो तवांग का जो इलाका है, अरुणाचल प्रदेश का जो इलाका है, ये इलाका वो काट देंगे और ये उनकी रणनीति का हिस्सा होगा। अब समझिए चीन की मंशा क्या है। चीन भूटान के जिस साक्तेग वन्य जीव अभ्यारण्य पर दावा कर रहा है उसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश के तवांग से लगती है। चीन इस इलाके को अपना बताता है। सामरिक नजरिए से ये जगह बेहद अहम है, क्योंकि अगर चीन का यहाँ पर कब्जा हो जाता है तो अरुणाचल के लिए खतरा बढ़ जाएगा। ऐसे में लद्दाख में मात खाया चीन भारत से भूटान में उलझना चाहता है।
अरुणाचल प्रदेश में थागला नाम की जगह है और सुंदरांशु नाम की जगह जो है, जहां चीन ने 1962 में आक्रमण किया था, आज भी वो जगह उनके कब्जे में है। वहां से भूटान की बॉर्डर केवल 6 किलोमीटर दूर है और यदि इन इलाकों पर कब्जा होता है उनका, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो भारत की जो सीमा है भूटान के साथ लगने वाली, उस सीमा तक चीन का आधिपत्य हो जाएगा। हालांकि वो कर रहे हैं मांग डोकलम के क्षेत्र के बाद में भूटान के अंदर, लेकिन उनका जो निशाना है, उनका जो अंतिम लक्ष्य है, वो है भारत का अरुणाचल प्रदेश। पहला और दूसरा विश्व युद्ध अचानक शुरू नहीं हुआ था। युद्ध के लिए बारूद कई साल पहले से तैयार हो रहा था, बस उसमें चिंगारी लगाई थी तात्कालिक घटनाओं ने। चीन भी कुछ ऐसा ही माहौल बना रहा है। चीन ने पिछले 6 महीने में एक के बाद एक गलतियां की, सही मायने में कहें तो जानबूझकर गलतियां की, ये जानते हुए कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। लेकिन वो ये भूल गया कि दुनिया से दुश्मनी लेकर वो आग से खेल रहा है। अमेरिका ने तो चीन के खिलाफ जैसे युद्ध का अघोषित ऐलान कर दिया है। हांगकांग के बाद अब अमेरिका और चीन के बीच तिब्बत को लेकर ठन गई है। अमेरिका ने चीन के खिलाफ कठोर कदम उठाते हुए तिब्बत एक्ट के तहत चीनी अधिकारियों के अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगा दी। दो देशों के बीच ऐसे हालात तब बनते हैं जब कूटनीतिक रिश्तों की अहमियत खत्म होने लगती है। कूटनीतिक रिश्ते टूटने का सीधा सा मतलब है युद्ध की उल्टी गिनती शुरू। दक्षिणी चीन सागर इन दिनों युद्ध का नया अखाड़ा बना हुआ है। यहाँ पर अमेरिकी नौसेना युद्ध अभ्यास कर रही है। ये युद्ध अभ्यास सीधे सीधे चीन को चुनौती है। इसके दौरान अमेरिकी नौसेना के जासूसी विमानों ने चीन की नाक में दम कर दिया है। ये विमान चीन के बेहद करीब होकर जासूसी करते हुए निकल रहे हैं। चीन चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। बौखलाए चीन ने सरकारी प्रोपेगेंडा मशीन ग्लोबल टाइम्स के जरिए अमेरिका को धमकी दी। अखबार ने लिखा है, अमेरिका की इस कार्रवाई का मकसद चीन के जंगी जहाजों और हथियारों की टोह लेना है, जो दक्षिण चीन सागर और ताइवान की ओर जाते हैं। चीनी विशेषज्ञों का दावा है कि अमेरिका सैन्य संघर्ष की तैयारी के लिए खुफिया आंकड़े जुटा रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि अमेरिका का EP-3E और RC-135 विमान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल और संचार सिग्नल को पकड़ता है। अमेरिका उसका विश्लेषण करके चीन के हथियारों और साजो सामान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जमा कर रहा है। अभी जो है अमेरिका एक बहुत बड़ी नेवल एक्सरसाइज कर रहा है साउथ चाइना सी में, और उसने अपने 2 सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उनको वहाँ पर लगाया है और उससे एक्सरसाइज कर रहा है। और कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्ट प्रेशर डाला जा रहा है चीन के ऊपर, क्योंकि चीन भी वहाँ पर अपनी नेवल एक्सरसाइज कर रहा है। मगर जिस तरीके से जमावड़ा जमा लिया है, यूएस ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर लाया है, तो एक ने इसमें कोई शक नहीं कि इनडायरेक्टली चीन के ऊपर एक प्रेशर डाला जा रहा है। जिस प्रकार से आज साउथ चाइना सी के अंदर चीन अपनी मनमानी कर रहा है और विस्तारवादी वाली जो नीति को अपना रहा है। अमेरिका ने साउथ चाइना सी में जो वॉरशिप भेजा है, तो प्रश्न उठता है कि क्या इससे साउथ चाइना सी में टेंशन बढ़ेगा? एकदम बढ़ेगा, स्वाभाविक है बढ़ेगा। उसका कारण ये है कि दोनों का, चाइना का और बाकी देशों का जो इंटरेस्ट है वो क्लैश कर रहा है। दक्षिणी चीन सागर के तट पर बसे गुआंगडोंग में चीन के युद्धपोतों के रुकने का ठिकाना है। इसके अलावा पीएलए के दक्षिणी थिएटर कमान का मुख्यालय भी गुआंगडोंग के गुआंगझाओ में है। पीएलए की दक्षिणी कमान बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। उसी के पास विवादित दक्षिण चीन सागर में चीन के अहम अड्डों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। ताइवान पर नजर रखने का जिम्मा भी इसी के पास है। चीन जब भी ताइवान पर हमला करेगा, इस कमान की सबसे अहम भूमिका होगी। अमेरिका ने भी ताइवान की सुरक्षा को नाक का सवाल बना लिया है। अगर चीन ताइवान पर बुरी नजर डालता है तो वर्ल्ड वॉर 3 का बिगुल बजना तय है। एक तरफ पूरी दुनिया चीनी वायरस कोरोना से लड़ रही है, दूसरी तरफ अमेरिका और चीन दोनों में ठन चुकी है। जिनपिंग की उकसावे की कार्रवाई की वजह से दुनिया 2 धड़ों में बढ़ चुकी है। गोलबंदी और घेराबंदी दोनों तरफ से तेज हो रही है। चीन के खिलाफ मित्र राष्ट्रों की मदद के लिए अमेरिका ने यूरोप से अपने जंगी बेड़े को एशिया में तैनात कर दिया है। चीन बौखला गया और दुनिया को अंजाम भुगतने की धमकी तक दे दी है।
ऐसे में रूस के साथ नया विवाद छेड़कर चीन ने उसे भी युद्ध के लिए उकसा दिया। विश्व महाशक्तियों को जैसे युद्ध के लिए उकसा रहा है चीन। अंजाम भुगतने की धमकी देकर क्यों युद्ध की आग भड़का रहे हैं जिनपिंग? क्या महाशक्ति बनने के लिए चीन भारत, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, जापान को उकसा रहा है? क्या वर्ल्ड वॉर लड़ने के लिए पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और ईरान को साथ ला रहा है? चीन के मित्र ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करके इजराइल ने कैसे संकेत दिए हैं? क्या जिनपिंग युद्ध का माहौल बना रहे हैं? पहले विश्व युद्ध की शुरुआत तब हुई जब ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई। पोलैंड पर जर्मनी के हमले के साथ दूसरे विश्व युद्ध का आगाज हुआ था। तो क्या कोरोना काल में जिनपिंग की उकसावे भरी कार्रवाई से वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका है? वो युद्ध या उस प्रकार का युद्ध जो है आज 21वीं सदी में यदि ना हो तभी ठीक होगा, अन्यथा पूरा विश्व जो है ये तबाह हो गएगा। लेकिन तीसरे महायुद्ध के लिए वातावरण जो बन रहा है ठीक उसी प्रकार से स्थिति बन रही है जो द्वितीय महायुद्ध में भी थी। द्वितीय महायुद्ध की जो शुरुआत है वो 1930 से शुरू हुई तकरीबन जब हिटलर नाम का जो एक डिक्टेटर था जर्मनी में, वो वहां पर शुरू हुआ और उसके कारण हिटलर के निर्देश में काम करने वाली जर्मनी के कारण वो युद्ध मध्य पूर्व में हुआ, नॉर्थ अफ्रीका तक गया, अफ्रीका पर उसके दुष्परिणाम पड़े और उसी का जो एक्सटेंशन हुआ फिर वो जापान तक हो गया। हालांकि जर्मनी का उसमें हिस्सा नहीं था, लेकिन जापान और अमेरिका के बीच में हुआ। ये उस समय की स्थिति थी। आज भी जैसा मैंने आपको बताया कि 58 देश ऐसे हैं, 58 देश दुनिया में जहां पर युद्धात्मक स्थिति बन रही है, ऑलरेडी बनी है, युद्ध चल रहे हैं, लोग मर रहे हैं, हवाई जहाज फायर कर रहे हैं। जिनपिंग की विस्तारवादी और तानाशाही नीतियों की वजह से पिछले कुछ सालों में चीन के खिलाफ पूरी दुनिया में गुस्से का माहौल है। ऊपर से कोरोना काल में चीन ने दुनिया के कई देशों की जमीन पर अवैध कब्जे के लिए षड्यंत्र रचना शुरू किया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे विकसित देश खुलकर चीन के खिलाफ जंग के मूड में आ गए हैं। ऐसे में भारत के लद्दाख के बाद चीन ने रूस के सबसे अहम शहर व्लादिवोस्तोक पर दावा ठोककर दुनिया की दूसरी महाशक्ति रूस को भी ललकार दिया है। भारत की तरह रूस भी चीन का पड़ोसी है। जिस तरह लद्दाख को लेकर भारत और चीन के बीच जंग के हालात हैं, ठीक उसी तरह से रूस के व्लादिवोस्तोक शहर को लेकर भी चीन और रूस के बीच तलवारें खिंच गई हैं। चीन की सरकारी मीडिया का दावा है कि व्लादिवोस्तोक मंचूरिया साम्राज्य का हिस्सा था। उस समय इसका नाम हाइशेन वाई था, लेकिन 1860 में रूस ने इस पर आक्रमण करके कब्जा कर लिया। रूस का व्लादिवोस्तोक शहर प्रशांत महासागर के तट पर बसा है। व्लादिवोस्तोक में रूस का बंदरगाह है। ये शहर चीन और नॉर्थ कोरिया के साथ
बॉर्डर साझा करता है। व्लादिवोस्तोक ट्रांस साइबेरियन रेलवे का टर्मिनस भी है जो मॉस्को को जोड़ता है। व्लादिवोस्तोक शहर के बंदरगाह से रूस पूर्वी देशों के साथ साथ एशिया से कारोबार करता है। यहाँ से रूस भारत, दक्षिणी कोरिया, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ दक्षिणी अमेरिका और दक्षिणी अफ्रीकी देशों के साथ आयात निर्यात करता है। चीन ने व्लादिवोस्टोक को भी क्लेम किया है, कहा कि 1860 में एक अनइक्वल ट्रीटी के तहत रशिया ने इस पोर्ट को चीन से छीन लिया था। ये रशिया का ओनली वार्म वाटर पोर्ट है और जो उसका पैसिफिक फ्लीट का मेजर बेस है। किसी भी हालत में रशिया जो है चीन को ये नहीं देगा। चीन ने बड़े पैमाने पर साइबेरिया में भी एनक्रोचमेंट कर लिया। रशिया की टोटल पॉपुलेशन लगभग 130 मिलियन है, चीन की 1350 मिलियन है। ऐसे में चीन जो है रशिया के ऊपर आहिस्ते आहिस्ते कब्जा करता जा रहा है, खास करके साइबेरिया के रीजन के ऊपर। रशिया चीन को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन वेस्टर्न सैंक्शंस की वजह से रशिया की इकोनॉमी जो बहुत बड़े पैमाने पर डिपेंडेंट है चीन के ऊपर, चीन रशिया के साथ उलझेगा तो बहुत बड़े पैमाने पर पिछड़ जाएगा। रूस और चीन के बीच $110 बिलियन का कारोबारी संबंध है। रूस चीन के बॉर्डर रोड इनिशिएटिव का भी हिस्सा है। ऐसे में सवाल उठता है कि चीन ने अचानक से रूस को भड़काने की कार्रवाई क्यों की। इसके पीछे की वजह ये तस्वीर है। चंद हफ्ते पहले भारत के रक्षा मंत्री रूस के दौरे पर गए थे। वहां से रूस और भारत के बीच में एक अहम डील हुई है। इसके तहत भारत ने रूस से 21 MiG-29, 12 सुखोई 30 MKI खरीदने के साथ साथ 51 MiG-29 को अपग्रेड करने का सौदा किया है। इस डील की वजह से चीन रूस से नाराज है। उसने बहुत कोशिश की कि ये डील ना हो, लेकिन रूस ने चीन को नजरअंदाज करके भारत के साथ ये डिफेंस डील की। भारत और रशिया का एक स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वाला रिलेशनशिप है। हमारा डिफेंस रिलेशनशिप इसका एक महत्वपूर्ण पिलर है। भारत के साथ हुई डिफेंस डील के बाद से जिनपिंग प्रशासन ने रूस के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं। व्लादिवोस्तोक पर दावा ठोककर चीन ने रूस को उकसाने का काम किया है। अगर चीन ने इस मुद्दे को और तूल दिया तो उसके खिलाफ युद्ध का एक और मोर्चा खुल सकता है। चीन एक एक करके दुश्मनों की लिस्ट बढ़ाता जा रहा है। जापान ने जब से भारत का खुलकर साथ दिया है, वो जिनपिंग की हिट लिस्ट में आ गया है। चीन जापान से इस कदर नाराज है कि बिना वजह वो एक द्वीप को लेकर जापान से भिड़ रहा है। हालात यहां तक पहुंच गए कि दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच कई बार भिड़ंत होते होते बची। चीन एक तरफ लद्दाख में भारत के साथ युद्ध का माहौल बना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के मित्र देश जापान से भी युद्ध की तैयारी कर रहा है। चीन ने जापान के सेनकाकू द्वीप पर अपना दावा ठोका है। वैसे तो ये द्वीप निर्जन है, लेकिन सामरिक नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी लोकेशन ताइवान के पास है और चीन से युद्ध के हालात में ये द्वीप जापान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। सेनकाकू द्वीप पर चीन बहुत दिनों से गिद्ध दृष्टि गड़ाए है, लेकिन इस बीच जापान के ओकिनावा के इशिगाकी सिटी काउंसिल ने एक बिल को मंजूरी दे दी। इसके बाद इस द्वीप पर जापान का नियंत्रण और मजबूत हो गया। इसी बात से चीन इतना चिढ़ गया कि उसने जापान को युद्ध की धमकी दे दी। जापान को भड़काने की कार्रवाई करते हुए कई बार चीनी युद्धपोतों ने इस द्वीप के आसपास घुसपैठ की, लेकिन पलटवार करते हुए जापानी नौसेना ने उन्हें खदेड़ दिया। चाइना और जापान के बीच में जंग के हालात नहीं है, लेकिन वास्तव में चाइना जो है सेनकाकू आइलैंड जो जापान के कब्जे में है और जापान की टेरिटरी है, उसके ऊपर क्लेम कर रहा है और वहाँ से कई बार अपने समुद्री बेड़े को भी ले जाता है, जापानी शिप्स को रैम करता है। ऐसे में जापान जो है अमेरिका और हिंदुस्तान के साथ में मिलकर हर प्रकार से चीन के लिए तैयार है। अब वहाँ पे जापान जो है इज़ नॉट अ स्मॉल मिलिट्री पावर एंड नॉट अ पुश ओवर। मुझे नहीं लगता किसी प्रकार से कोई लड़ाई होगी। दोनों देश पोस्चरिंग कर रहे हैं, दोनों देश ब्रिंकमैनशिप डिस्प्ले कर रहे हैं।
चीनी सेना की बढ़ती घुसपैठ से निपटने के लिए जापान राडार की पकड़ में नहीं आने वाली दुनिया की सबसे घातक फाइटर प्लेन F-35 की फौज बनाने जा रहा है। इसके लिए उसे अमेरिका से भी अनुमति मिल गई है। साथ ही पूर्वी चीन सागर में द्वीपों को लेकर बढ़ते विवादों के बीच जापान हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल को बनाने की तैयारी कर रहा है। ये मिसाइल समुद्र में चीन के किसी भी प्रकार की हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम होगी। चीनी शिप में लगे राडार जब तक इस मिसाइल के बारे में पता लगाएंगे, तब तक ये प्रलय बनकर उनके युद्धपोतों को डुबो देगी। तनाव भरे माहौल के बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने दुनिया के माहौल को और गर्म कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में दावा किया जा रहा है कि इजरायल के साइबर हमले में ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह हो गए हैं। चिंता की बात यह है कि अलग अलग देशों के बीच ही सही टकराव की ऐसी खबरें सही संकेत नहीं दे रही। पिछले 3 हफ्ते में ईरान में 3 बड़े विस्फोट हुए हैं। इन विस्फोटों के पीछे ईरान ने दबी जुबान से इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। शुक्रवार को तड़के हुए विस्फोट से ईरान की राजधानी तेहरान गूंज उठी। ईरान के जिस इलाके में ये विस्फोट हुए, वहां पर ईरानी सेना के कई ठिकाने हैं। माना जा रहा है कि इस विस्फोट में किसी को निशाना बनाया गया है। इससे पहले हुए 2 विस्फोट ईरान के प्रमुख सैन्य और परमाणु ठिकाने खोजर में हुए थे। यहां देश का सबसे बड़ा मिसाइल उत्पादन केंद्र और नतांज परमाणु ठिकाना है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इस तरह का दावा किया जा रहा है कि ईरान के नतांज परमाणु संवर्धन केंद्र में जो आग लगी, उसके पीछे इजराइल का हाथ है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि इजराइल के साइबर हमले में ईरान का ये परमाणु ठिकाना ध्वस्त हो गया है। ईरान की आधिकारिक समाचार एजेंसी इरना ने इस दुर्घटना के पीछे इजराइल और अमेरिका पर शक जताया है। अखबार के अनुसार इजराइल के साइबर हमले से ईरान के नतांज परमाणु संवर्धन केंद्र में आग लग गई और जोरदार विस्फोट हुआ। ये पूरा केंद्र जमीन के अंदर बनाया गया था। ये सही है कि इजराइल ने ईरान के ऊपर साइबर अटैक किया है, उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर और मिसाइल बेस के ऊपर, जहाँ पे वो मिसाइलें प्रोड्यूस करता था। इन दोनों को बड़ा नुकसान पहुंचा, तबाह किया गया। इसकी वजह यह है कि इजराइल को वेस्ट एशिया में केवल एक ही देश है जो इजराइल को बर्बाद कर सकता है और ख़त्म कर सकता है, और वो है ईरान। और ईरान इजराइल को रिकग्नाइज नहीं करता, उसको एनिमी नंबर 1 समझता है और बार बार कहता है कि वो इजराइल को हर प्रकार से ख़त्म कर देगा। ऐसे में बड़ा लाजमी है कि उनकी न्यूक्लियर काबिलियत और उनकी मिसाइल काबिलियत को डिस्ट्रॉय किया जाए। इजराइल बड़ी कोशिश कर रहा था कि ये कार्रवाई अमेरिका किया करे, लेकिन अमेरिका के ना करने की वजह से उन्होंने साइबर हमले के माध्यम से खुद ही कर लिया। ईरान के आरोप पर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंट्स ने पलटवार करते हुए कहा है कि ये जरूरी नहीं है कि ईरान में हुई हर रहस्यमय घटना के पीछे इजराइल का ही हाथ हो। इजराइल का दावा है कि ईरान ने दुनिया भर के उसके दूतावासों पर हमले की साजिश रची थी, जिसे उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद ने विफल कर दिया। दोनों देशों के बीच जिस तरह से विवाद बढ़ रहा है, वो आने वाले समय में किसी बड़े युद्ध का कारण बन सकता है। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।